नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर सुतार अपने YouTube चैनल टीचिंग बाय रामेश्वरी में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम आपको सारणी के बारे में बताएंगे। आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्या है? तत्वों का वर्गीकरण। इसमें आपको सबसे पहले बताएंगे कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि तत्व, मिश्रण, यौगिक, इनके बारे में बताया था। अब हम आपको जो आवर्त सारणी बनती है उस सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। वो तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है ये आपको बताएंगे। Why do we need to classify elements? प्रारंभ में ज्ञात तत्वों की संख्या बहुत कम थी, अतः उनके वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सन 1865 तक ज्ञात तत्वों की संख्या 63 हो गई थी तथा आज हमें 114 तत्वों के बारे में ज्ञात है तथा आगे भी तत्वों की खोज जारी है। देखिए, आपको पहले भी मैंने बताया था कि पहले जितने चीज कम थी उतने ही आवश्यकताएं भी कम थी। लेकिन पहले तत्वों की संख्या इतनी संख्या कम थी कि हम उस वर्गीकरण करने का कोई मतलब ही नहीं था, तो सब एक ही सारणी में चलते थे। लेकिन 1865 में तत्वों की खोज की गई तो 63 तत्व हो गए, तो उनकी सारणी बनेगी। आज है ना 114 तत्व है, तो 114 तत्वों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है। इसीलिए उस वर्गीकरण को हम आवर्त सारणी कहते हैं। तत्वों की इतनी अधिक संख्या तथा उनके असंख्य यौगिकों के रसायन का अलग अलग अध्ययन करना बहुत मुश्किल था। क्यों? अतः वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण किया तथा उनके ज्ञान को संगठित किया ताकि इनका अध्ययन आसान हो सके। अब देखिए, सारे तत्व एक साथ मिले हुए होते हैं तो अब उनका पता नहीं चलता है कि किसका गुण कैसा है, किसका नहीं है। इसलिए इनको अलग अलग श्रेणियों में रख दिया गया। जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा कि पढ़ाते समय टीचर क्या करता है कि जो बहुत ही अच्छे पढ़ने में बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको अलग लाइन बना देते हैं कि भाई इंटेलिजेंट बच्चे हैं। जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से लाइन बना देते हैं, और जो बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं उनकी अलग लाइन बनाते हैं, और उसी के अनुसार टीचर उनको पढ़ाता है ताकि जो दूसरा बच्चा है वो भी आगे आ सके। तो वैसे ही तत्वों का भी वर्गीकरण उनके गुणों के अनुसार अलग अलग कर दिया गया ताकि उनका अध्ययन भी आसानी से कर सके। अतः वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण किया तथा उनके ज्ञान को संगठित किया ताकि इनका अध्ययन आसान हो सके। इस तरीके से सभी तत्वों से संबंधित रासायनिक तथ्यों को तर्क संगत किया जा सकेगा तथा भविष्य में खोजे जाने वाले अन्य तत्वों का अध्ययन भी आसान हो सकेगा। अब हमें पता होगा कि कौन से तत्व का गुण कैसा है, कौन किसके साथ कैसी रासायनिक अभिक्रिया करता है। जो एक श्रेणी में होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे उसका भी पता रहेगा, उसके ऊपर कौन सा सूत्र लगेगा वो भी एक जैसा रहेगा। तो उससे और भी प्रयोग हम तर्क संगत अध्ययन से तरीके से कर सकते हैं। तत्वों का समूह में वर्गीकरण, आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का विकास विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनेक प्रयोगों तथा अवलोकनों से प्राप्त ज्ञान को सुव्यवस्थित करने का ही परिणाम है। अब सबसे पहले हम लेते हैं डाबे-राइनर के ट्रिक। डाबे-राइनर के ट्रिक, ठीक है ना। ये नियम आपको बताते हैं हम आपको। सर्वप्रथम 1829 में जर्मन रसायनज्ञ डाबे-राइनर ने बताया कि तत्वों के गुणधर्मों में निश्चित प्रवृत्ति होती है तथा उन्होंने समान भौतिक रासायनिक गुणों वाले 3 तत्वों के समूह के बारे में जानकारी दी, जिसको क्या बोलेंगे? त्रिक। उन्होंने 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब तो आपको आवर्त सारणी बहुत ही ब्लॉकों में, अच्छे ब्लॉकों में मिलेगी, लेकिन पहले जो डाबे-राइन ने जो किया था उसमें 3 ब्लॉक बनाए थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डाबे-राइन के ट्रिक। क्योंकि जैसे भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक जैसे थे, उनको 3 अलग ग्रुपों में रख दिया था। उन्होंने एक त्रिक नियम बना दिया जिसके अनुसार 3 तत्वों के समूह में बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर होता है। देखिए, बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के बराबर होता है तथा मध्य वाले तत्व का गुणधर्म भी शेष दोनों तत्वों के गुणधर्मों के मध्य
होते हैं। इस नियम को डाबे राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। देखिए इसमें ये आपकी सारणी बनाई हुई है। इस सारणी में देखिए जैसे एक सारणी बना ले ली इसने, लिथियम, पोटेशियम और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब इसने क्या किया है कि सबसे पहले देखिए इसमें इसने क्या किया है कि देखिए ये वापस देखिए नियम क्या है कि तीन तीन तत्वों का समूह। अब इसमें तत्व एक ले लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन तत्व हो गए, इनका समूह हो गया। मैं बीच वाले तत्व का परमाणु भार, अब बीच वाला तत्व है इसका परमाणु भार कितना है 23। शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार, अब दोनों तत्वों के, अब ये लिथियम का क्या है 7 और पोटेशियम का कितना है 39। ठीक है, परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर होता है। अब इन दोनों का, ऊपर वाले का, पहले वाले का और तीसरे वाले का, इन दोनों का औसत भार इस सोडियम के औसत भार के लगभग बराबर होता है। मध्य वाले के गुणधर्म शेष दोनों। तो देखिए अब इसमें नियम क्या लगा है, सोडियम बीच वाला बराबर 7 + 39/2, तो कितना आ गया 23। ये देखिए अभी तीसरे के बराबर है। जो सोडियम का कितना है 23 है, और इन दोनों पहले वाले का और दूसरे वाले का दोनों का जोड़ेंगे तो भी 23 निकलेगा। बस इसका यही नियम है। अब इसमें ये देख लीजिए, इसमें ये नियम लगाया गया है, यहाँ पे कैल्शियम और स्ट्रोंशियम है और ये बेरियम है। तो कैल्शियम और बेरियम इन दोनों का परमाणु भार का जो एवरेज होगा वो स्ट्रोंशियम के बराबर होगा। जैसे 40 + 137/2 88.5, ये लगभग बीच वाली श्रेणी, बीच वाले का जो औसत भार होता है इन दोनों के औसत भार के बराबर होता है, मान के बराबर हो गया। डाइबे राइनर का त्रिक नियम कुछ ही तत्वों पर लागू हो पाया है, अतः इसे मात्र एक संयोग मानकर छोड़ दिया गया। अब ये देखिए ये तो संयोग भी हो सकता है बीच वाले का मान अलग ही आ जाए, इसलिए इसको छोड़ दिया गया, क्योंकि ये तो मतलब कोई संयोग मिल जाए, अब बीच संयोग से बीच वाले का एक जैसा हो जाए। अब है आपके डी चैन कोर्टोइस का वर्गीकरण। डी चैन कोर्टोइस का वर्गीकरण देखिए कि सन 1862 में AEBD चैन कोर्टोइस ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके तत्वों की एक वृत्ताकार सारणी बनाई, जिसमें तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती पुनरावृत्ति को प्रदर्शित किया। अब इसमें देखिए तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई, इसमें तत्व है कौन सा, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। अब इनका जो परमाणु भार है कितना 7, 9, 11, 12, 14, 16 और 19 तत्व। फिर ये वैसे ही तत्व ले लिए गए, वैसे तत्वों का परमाणु भार ले गया। तो इसमें क्या किया कि आवर्ती पुनरावर्ती को प्रदर्शित की, है ना। इनका है 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 35.5, 39 और 40। लेकिन यह वर्गीकरण सफल नहीं हो सका। न्यूलैंड का अष्टक नियम देखिए, सन 1865 में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने भी तत्वों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा इसमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखकर एक नियम बना दिया, जिसके अनुसार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुणधर्म तत्व के समान होते हैं। अब देखिए न्यूलैंड ने क्या बनाया कि एक सीरीज बना दी, इसमें पहला तत्व है और 8वां तत्व है, उसके गुणधर्म बराबर हो गए। पहला तत्व और 8वां तत्व के गुणधर्म बराबर हो गए। जैसे संगीत में 8वां स्वर होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना, उसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं क्या होती है देखिए कि
अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम पर लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व के गुण नहीं होते हैं। अब इसने तो कह दिया न्यूलैंड ने कि 8वें का और पहले का गुणधर्म एक जैसा होता है, लेकिन जैसे ही कैल्शियम की बारी आती है तो ये कैल्शियम पर ही लागू होता है, और उसके बाद कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के पहले तत्व के गुण नहीं मिलते हैं इसमें। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 या 56 तत्व मौजूद है और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई नए तत्व मिले जिनके गुण अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते। अब इसके समय में जितने 56 ही तत्व थे, इसलिए इसने कहा कि 56 तत्व है और इसके अलावा कोई मिलेगा नहीं, लेकिन और खोज हुई और खोज होने के बाद और तत्व मिल गए, इसलिए यह फेल हो गया। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को केवल हल्के तत्वों पर ही ठीक से लागू किया गया है। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, बाद में उत्कृष्ट गैसों की खोज हो गई जिनको इसमें शामिल करने पर यह नियम लागू नहीं हो पाया। अब मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण। मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण क्या है कि सन 1869 में 1869 में रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को उनके परमाणु भार से संबंधित किया तथा प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो नियमित अंतराल के बाद उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। अब मेंडलीव ने क्या कहा कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में यदि जमा दिया जाए तो कुछ निश्चित समय के बाद भौतिक और रासायनिक गुण की समानता आ जाती है। इस प्रकार मेंडलीव ने एक नियम दिया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं, जिसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों यानी आवर्त में और ऊर्ध्वाधर स्तंभों यानी सीधे और तिरछे में उनके वर्गों उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह क्रम में रखा कि समान गुणधर्मों वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह में स्थान पाए। उन्होंने तत्वों द्वारा प्राप्त यौगिकों के मूलानुपाती सूत्रों तथा उनके गुणों में समानता को आधार माना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 वर्ग थे, लेकिन बाद में शून्य वर्ग को भी जोड़ा गया। अब देखिए मेंडलीव का जो नियम आवर्त सारणी है उसको सही माना जाता है और उसमें एक फिर और एक तत्व और जोड़ दिया गया, एक वर्ग और जोड़ दिया गया। कौन सा? शून्य वर्ग। अब ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का वर्गीकरण देखिए। इसमें ऑक्साइड ग्रुप हो गए, ठीक है ना, और ये पीरियड्स बता दिए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th। और इसमें 6 ग्रुप बना दिए गए जिनको हम क्या कहेंगे कि वर्ग और आवर्त। ये आप देख लीजिए, इसने कितने बनाए? 8 ग्रुप, 8 बनाए, वर्ग और आवर्त। मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण। मेंडलीव का आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 वर्ग थे, लेकिन बाद में शून्य वर्ग को भी जोड़ दिया गया। अब ये देखिए, इसके 7 तो आवर्त, 8 मतलब वर्ग और 7 आवर्त हो गए, 6 ये और एक बाद में जोड़ दिया गया। आवर्त क्या चीज है? आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं जिनकी संख्या 7 है। आवर्त क्षैतिज यानी जो ये वाले हैं आड़े वाले तिरछे वाले, इनको बोलते हैं आवर्त। जो लंबी रेखा है इनको तो बोलेंगे वर्ग, और जो आड़ी रेखाओं में है इस ग्रुप में है वो है आवर्त, जिनकी संख्या 7 है। प्रथम आवर्त में 2, द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त में 8 8 और चतुर्थ एवं पंचम आवर्त में 18 अर्थात दीर्घ आवर्त तथा अष्टम आवर्त में 32 तत्व उपस्थित हैं। आवर्त सारणी का 7वां आवर्त अपूर्ण है। लेंथेनाइडो तथा एक्टिनाइडो को क्रमशः षष्ठम और सप्तम आवर्त में माना जाता है। ये देखिए, ये आवर्त है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तीसरे आवर्त के तत्व सोडियम से
कैल्शियम तत्व को प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व भी कहा जाता है। मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल वर्ग। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9। आवर्त सारणी में वर्गों को रोमन संख्या, देखिए रोमन संख्या में लिखते हैं आप, यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखोगे वो नहीं चलेगा, ये यहाँ पे रोमन संख्या में लिखा जाता है। 1 से 8 तक तथा शून्य द्वारा प्रदर्शित किया गया है वर्ग। अब आवर्त आपको बता दिया, आवर्त कौन सी है, जो तिरछी सारणी है वो आवर्त, और लंबी है जो वर्ग। ग्रुप। आवर्त सारणी में वर्गों को रोमन संख्या 1 से 8 तक तथा शून्य द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 1 से 7 तक के वर्गों को पुनः ए तथा बी उपवर्गों में बांटा गया। अब ये जो वापस है इनके ग्रुपों में बांट दिया गया, ए और बी में, लेकिन इन उपवर्गों को एक ही कॉलम में रखा गया है। एक वर्ग 8 में कुल 9 तत्व 3-3 के समूह में हैं। उत्कृष्ट गैसें अब उसको बोलते हैं शून्य समूह की खोज मेंडलीव के समय तक नहीं हुई थी। मेंडलीव ने तो कितने 8 ही बताए थे, और ये 9वां वर्ग इसमें और आ गया, अतः इन्हें आवर्त सारणी में बाद में जोड़ा गया है। इसके पश्चात आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 हो गई। पहले तो 8 थी और जैसे शून्य वर्ग आया वह 9 हो गई। लैंटेनाइडों तथा एक्टिनाइडों को तीसरे वर्ग में सम्मिलित माना जाता है तथा इन्हें आवर्त सारणी के नीचे की ओर अलग से रखा जाता है, जिससे इनके गुणों में आवर्तिता बनी रहे। हाइड्रोजन को उनके गुणों के आधार पर IA तथा 1st A तथा 7th A 7A दोनों वर्गों में रखा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या है? अब सारणी तो इसने बना दी, लेकिन इसकी सारणी की उपयोगिता क्या है? देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी से एक साथ 105 तत्वों के गुणों का अध्ययन केवल 9 वर्गों में किया जा सकता है। अब 105 जो तत्व है उनको हम एक ही जगह पे उनके गुणों को हमें बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका गुण रासायनिक गुण ही है, इसका भौतिक गुण ही है, इसका रासायनिक गुण ही, बार बार उसके बार वगैरह हमें याद नहीं करने पड़ेंगे। उसने क्या किया है, वर्ग और आवर्त बना दिए और एक ही वर्ग में एक ही तरह के गुण पाए जाते हैं, दूसरे वर्ग के तत्वों में दूसरे तरह के गुण पाए जाएंगे, तीसरे तत्व उनके परमाणु भार भी लगभग समान होंगे, उनके रासायनिक गुण भी समान होंगे, उनकी जो दूसरों के साथ में अभिक्रियाएं हैं वो भी लगभग समान होगी, तो अध्ययन में आसानी होगी। इससे तत्वों का परमाणु भार ज्ञात किया गया। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। किसी तत्व की संयोजकता सामान्यतः उसकी वर्ग संख्या के बराबर होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी द्वारा बहुत से तत्वों के संदेहास्पद परमाणु भारों को सही किया गया, जैसे बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम के गुणों में काफी समानता होने के कारण बेरिलियम की संयोजकता 3 मानकर इसका परमाणु भार 13.5, तुल्यांकी भार इसका क्या है 4.5 तुल्यांकी भार है गुणा 3 ज्ञात किया गया था, तथा इस आधार पर इसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच स्थान मिलना चाहिए, लेकिन इसके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं था। अतः मेंडलीव ने बेरिलियम के अन्य गुणों के आधार पर इसे द्विसंयोजी मानकर इसका परमाणु भार 9 4.5 गुणा 2 9 ज्ञात किया तथा इसे लिथियम व बेरिलियम के बीच रखा गया जहाँ स्थान रिक्त था। इसी प्रकार पहले यूरेनियम का परमाणु भार 120 माना जाता था, जो कि गलत था। इसके बाद में 240 निर्धारित किया, जो कि गुणों के आधार पर सही है। मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखने को महत्वपूर्ण आधार मानते हुए कुछ तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थान रिक्त छोड़ दिए। मतलब जो अभी तक खोजे नहीं गए, उसको पता था कि मेरे बाद में भी खोजे जाएंगे, उनके लिए उसने रिक्त स्थान छोड़ दिए। उदाहरणार्थ स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। इन तत्वों का नाम क्रमशः एका बोरान, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन रखा गया। मेंडलीव ने न केवल स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम की प्रागयुक्ति की, बल्कि इन तत्वों के कुछ भौतिक गुणों का विवरण भी दिया।
मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख दोष देखिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है। अब इसका पहला दोष तो यही है कि इसमें हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है, क्योंकि इसके गुणों के आधार पर इसे फर्स्ट ए तथा सेवंथ ए दोनों वर्गों में रखा गया। इसमें समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस आवर्त सारणी में लैंथेनाइडों तथा एक्टिनाइडों के लिए भी कोई स्थान नहीं है तथा इसमें यह ज्ञात नहीं होता कि ये 3 ए वर्ग से संबंधित है या 3 बी वर्ग से संबंधित है। अब इसमें कुछ साफ नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसमें ये कमी रखी गई है कि ये ए में रखा जाए या बी में रखा जाए। ए की वर्ग के 2 उपवर्गों ए तथा बी के तत्वों में केवल संयोजकता में समानता है, बाकी समानता नहीं है, फिर भी इनको ए की वर्ग में रखा गया है, पता नहीं क्यों। तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निखिल से पहले, टेल्यूरियम को परमाणु भार 127 से पहले एवं आर्गन परमाणु भार 39.9 को पोटेशियम परमाणु भार 39 पहले रखा गया। अब देखिए इनके परमाणु भार एक जैसे अलग अलग हैं, फिर भी किसी को पहले किसी को बाद में रखा गया, कुछ समझ में नहीं आता है। इस कारण इन सब का कारण तत्वों को समान रासायनिक गुणों के आधार पर रखना था। आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी, जिसे सन 1913 में हेनरी मोजले ने दूर करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन न करके उन्हें परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन करना चाहिए। अब देखिए मेंडलीव ने के आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान को लिया गया, लेकिन बाद में हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक के अनुसार उनको जमाया और ये बिल्कुल परफेक्ट रहा। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी का आवर्त फलन परमाणु द्रव्यमान को माना था, जिसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी ने इसे बदलकर परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी ने समान गुणों वाले तत्वों को अलग किया, जिससे कि असमान गुणों वाले तत्व अलग हो गए थे। उत्कृष्ट गैसों को उनके रासायनिक गुणधर्म के अनुसार उचित स्थान में रखा गया, समस्थानिक तत्वों को भी उनके उचित स्थान में रखा गया। इसलिए जो हेनरी मोजले ने मॉडिफाइड किया था आवर्त सारणी को मेंडलीव की, वो परफेक्ट मानी जाती है अभी तक। अब उसके आज के बाद और हो सकता है, लेकिन अभी तक की सबसे परफेक्ट सारणी हेनरी मोजले की मानी जाती है। अब हेनरी मोजले की आवर्त सारणी देखिए, इसने क्या किया है, अलग अलग ब्लॉक बना दिए या ग्रुप बना दिया गया है। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप आपके एस है ब्लॉक, इसको हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक। और ये जो ब्लॉक है ये है पी ब्लॉक, और ये वाला ब्लॉक है डी ब्लॉक। ये एस, ये पी और ये डी ब्लॉक। और नीचे वाला जो ये है एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ। वापस देखिए, ये ब्लॉक है एस, ये ब्लॉक है पी, ये ब्लॉक है डी और ये है एफ। ठीक है, और इसको जो खड़ी जो पंक्तियां हैं इनको हम कहेंगे वर्ग, और जो ये आड़ी है, तिरछी है, इनको हम कहते हैं आवर्त। इनके परमाणु क्रमांक के अनुसार इनको जमाया गया है, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, ऐसे ही सब देख लीजिए 102 है ना। ये सब इनका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक के अनुसार इनको पूरी सारणी में बिठा दिया गया है। आवर्त सारणी के गुण देखिए, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां होती है तथा उसे हम श्रेणियां कहते हैं। आवर्त सारणी में समूहों को श्रेणियों के साथ क्षैतिज स्तंभों तथा 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में रखा गया है। समूह में तत्वों की संयोजकता एक समान होती है। आवर्त सारणी में चोरी की स्थान छोड़ा जाता है, वहां पर अज्ञात तत्वों को प्रकट किया गया है।
एक समान तत्व वाले परमाणु भार लगभग समान होते हैं। आवर्त सारणी के दोष देखिए, इसमें धातु और अधातु को अलग अलग नहीं रखा गया है। मैनलिफ की आवर्त सारणी में समान तत्वों को एक ही स्थान पर रखते हैं तथा समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। मैनलिफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को शामिल नहीं किया गया है। आवर्त सारणी में कई जगह पर तत्वों के परमाणु भारों को सही क्रम से नहीं रखा गया। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। आधुनिक आवर्त में तत्वों के प्रकार SPDF ब्लॉक के तत्व। अब मैंने आपको भी ब्लॉक बताए थे SPDF, देखिए वापस बताते हैं आपको। ब्लॉक है SPD और F, ये वाले SPDF, इनका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी को SPDF ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें यह देखा गया है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में भरा गया है, लेकिन इसके दो अपवाद हैं। S ब्लॉक के तत्व। अब देखिए S ब्लॉक में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं, उन तत्वों में क्या विशेषता है हम आपको बताते हैं। वर्ग 1 के तत्वों का क्षार धातुओं तथा वर्ग 2 के तत्वों क्षारीय मृदा धातुओं के बाह्यतम कोश के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः NS1 होता है तथा NS2 होता है। इन दोनों वर्गों के तत्वों को सामूहिक रूप से ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक भरा जाता है। ये सभी क्रियाशील धातुएं तथा इनकी आयतन एल्टेपी के मान क्रम होते हैं। ये तत्व आसानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर +1 आयन या +2 आयन बनाते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर इन तत्वों के धात्विक लक्षण तथा क्रियाशीलता बढ़ती है। अधिक क्रियाशीलता के कारण ये तत्व प्रकृति के शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते हैं। लिथियम तथा बेरिलियम को छोड़कर S ब्लॉक के अन्य सभी तत्वों के यौगिक मुख्य रूप से आयनिक होते हैं, इनमें आयन पाए जाते हैं। अब P ब्लॉक में क्या होता है कि आवर्त सारणी के P ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 तक के तत्व होते हैं, जिसमें सामान्यतः अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में भरा जाता है, जिसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np1 से NS2 Np6 तक होता है। यह N बराबर 2 से 6 हो सकता है। इसका प्रत्येक आवर्त उत्कृष्ट गैस विन्यास NS2 Np6 के साथ समाप्त होता है, अर्थात उत्कृष्ट गैसों में संयोजी कोश के सभी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है क्योंकि इनमें सामान्यतः इलेक्ट्रॉन देने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। उत्कृष्ट गैसों से पहले अधातुओं के 2 महत्वपूर्ण वर्ग होते हैं, जिनमें से 17वें वर्ग के तत्व हेलोजन तथा 16वें वर्ग के तत्व चाल्कोजेन कहलाते हैं। इन दोनों तत्वों के वर्गों के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक होती है, अतः यह तत्व आसानी से क्रमशः 1 तथा 2 इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करके स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों के अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। अब डी ब्लॉक, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। आवर्त सारणी में S व P ब्लॉक के मध्य स्थित वर्ग 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन सामान्यतः आंतरिक डी कक्षक में भरा जाता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कौन सा, N1 D 1-10 NS 0-2 N बराबर 4 से 7 तक होता है। ये सभी तत्व धातुएं हैं। इन तत्वों के आयन प्राय रंगीन होते हैं तथा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था एवं अनुचुंबकीयता पैरामैग्नेटिज्म प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व उत्प्रेरण के रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं, जहाँ जिंक, कैडमियम, मरकरी, जो इनका वर्ग कौन सा है, 12 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D 10⁻
D10 NH2 होता है। फिर भी ये संक्रमण तत्वों के बहुत से गुण नहीं दर्शाते, अतः ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक के तत्व रासायनिक तौर पर क्रियाशील, एस ब्लॉक के तत्व तथा कम क्रियाशील 13वें व 14वें वर्गों के तत्वों के बीच एक सेतु के समान कार्य करते हैं। अतः डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। लेकिन वास्तव में संक्रमण तत्व वे होते हैं जिनमें परमाणु या आयनिक अवस्था में अपूर्ण उपकोष होता है, अर्थात इनके बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं। अब ब्लॉक डी, जिसको ब्लॉक डी के तत्व क्या है? ये भी संक्रमण तत्व है। डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां होती है, D3, 4D, 5D, 6D। ठीक है ना? 3D, 4D, 5D और 6D। डी कितनी होती है? 4 श्रेणियां होती है डी ब्लॉक में, 3D, 4D, 5D और 6D। अब इनमें इन श्रेणियों में देखिए, इसमें स्कैंडियम, जिंक, यट्रियम है ना। पहली जो 3D श्रेणी है इसमें कौन सा है? स्कैंडियम और जिंक। और 4D में कौन सा है? यट्रियम और कैडमियम। 5th D में कौन सा है? लैंथेनम और एफनियम और मरकरी। अब 6D में कौन सा है? 6D में है एक्टिनियम और AC एक्टिनियम, UnQ यानी अन क्वांडियम और UUB यानी अन बीएम। ये तत्व इनमें पाए जाते हैं। लेकिन वर्ग 12 के तत्व जैसे Zn, CD तथा मरकरी की परमाणु या आयनिक अवस्थाओं में अपूर्ण डी उपकोष नहीं होता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी नहीं माना जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व देखिए कि इनको हम क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व हो गए आंतरिक संक्रमण तत्व। आवर्त सारणी के वे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। इनकी 2 श्रेणियां होती है, लैंथेनाइड है ना और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, जिसमें क्या है? लैंथेनाइड में लुटेशियम और एक्टिनाइड में है थोरियम और लोरेंशियम। इन्हें आवर्त सारणी के नीचे प्रत्यक्ष से रखा गया है। एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N2, F1 -14, D0-1, NS0-2, जहाँ पे N बराबर 6 से 7 तक होता है। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है क्योंकि इनमें बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण होते हैं तथा ये तीसरे वर्ग से संबंधित होते हैं। ये सभी तत्व धातुएं हैं तथा प्रत्येक श्रेणी के तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं। समझ में आया? एक्टिनाइड श्रेणी के प्रारंभिक तत्वों की अनेक संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं के कारण इन तत्वों का रसायन इनके संगत लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की तुलना से अधिक जटिल होता है। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व रेडियोधर्मी होते हैं, अतः इनका पूर्ण अध्ययन नहीं हो पाया है। यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को पैरा यूनियम तत्व कहते हैं। ठीक है, ये तो थे आवर्त सारणी और आवर्त सारणी के ब्लॉक। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप क्या करेंगे? समझ में आया तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.